Hello, friends. Let us discuss phrase. What is a phrase? In previous lectures, you have understood non-finite verb and its kinds. Today, we will try to understand phrase and our focus would be on noun phrase. Okay, now see these sentences. पहले हम इन sentences को देखते हैं. The sun rises in the east. The book is in a corner. अब देखिए पहला सेंटेंस द सन राइजेज इन द ईस्ट. इन द ईस्ट एक्चुअली हाईलाइट किया गया है और ऑब्वियसली ये इस वजह से हाईलाइट किया गया है क्योंकि हमने ये अंडरस्टैंड किया कि इसको हम बताएंगे कि ये फ्रेज है इन द ईस्ट पहले सेंटेंस में. ठीक है. द बुक इज़ इन ए कॉर्नर. इन ए कॉर्नर को हमने दोबारा समझा कि ये फ्रेज है और इस फ्रेज़ को भी हाईलाइट किया गया है. राइट. इससे पहले कि हम इसको पूरी तरीके से डिस्कस करें पहले हम चंद डेफिनेशंस को देखें जो डेफिनेशंस हमारे लिए ज़रूरी हैं अंडरस्टैंड करनी कि किसको फ्रेज़ कहते हैं. देखिए पहले आप ए फ्रेज़ इज़ ए ग्रुप और पेयरिंग ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश. राइट. व्हेन यू हैव ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी फ्रेज़. लेकिन इसमें हमने देखना पड़ेगा डज दिस मीन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ ऑलवेज ए फ्रेज. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है. और फिर सबसे बड़ी बात ग्रुप ऑफ वर्ड्स मस्ट गिव यू सेंस. फिर ये सेंस जो है दैट शुड बी हाफ सेंस और दैट शुड बी फुल सेंस. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. राइट. एक डेफिनेशन तो ये है. अब देखिए दूसरी वाली डेफिनेशन. ए फ्रेज कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग बट इट डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग नेसेसरी टू मेक ए क्लास. अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. किसको बताएंगे आप फ्रेज. शॉर्ट लॉन्ग तो ठीक, शॉर्ट भी हो सकती है लॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे कही गई है उस बात के ऊपर हम हमारा फोकस रहेगा और हम आपका ध्यान देना चाहते हैं उस एरिया के ऊपर. वो देखिए वो क्या कंडीशन है. बट इट डज़ नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग. अगर ये सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग जो है ना ये नहीं होनी चाहिए. सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग से एक प्रॉब्लम हो जाएगी, ये क्लास बन जाएगी. और सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग हम क्लास में ही इस्तेमाल करते हैं. क्लास के ऊपर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में. लेकिन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जो होती है वो ऑलमोस्ट उसको जिसको हम डिफ़ाइन करेंगे तो क्लास ही होगी. ठीक है. और सेंटेंस में तो लाजमी है. जैसे मैं बताऊँ आपको. अब आपका सवाल ऊपर होगा पहले सेंटेंस में द सन राइजेज इन द ईस्ट. द सन राइजेज क्यों नहीं है फ्रेज़. हमने फ्रेज़ लिया इन द ईस्ट. ठीक है. ये चीज़ आपने जहन में रखनी पड़ेगी क्योंकि जिसको तो आप द सन देखते हैं यह आपका सब्जेक्ट है, राइजेज आपका वर्ब है, तो ये ऑल टुगेदर फ्रेज़ नहीं होगी. और अगर आप ऐसा करते हैं द सन राइजेज ही लिखते हैं, चलो लेट अस सपोज कि आप नहीं लिखते इन द ईस्ट, द सन राइजेज, ये एक कंप्लीट इंटिटी मानी जाएगी और इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, लिहाजा ये फ्रेज नहीं होगी, ये क्लास होगी. ठीक है. इसी वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमने पहले फाइनाइट वर्ब्स डिस्कस किए थे, उसके बाद हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स डिस्कस किए. फाइनाइट वर्ब्स के ऊपर हमारा एक लेक्चर है प्रीसीडिंग लेक्चर, उसको आपने देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने बात करी थी कि V1 V2 एंड V3 के अंडर जो फॉर्म्स आती हैं वो सारे वर्ब्स फाइनाइट समझे जाएंगे. ठीक है. नॉन फाइनाइट में V4 V5 हमने बात करी, उसी में हमने बताया कि आपके पास जरंड होते हैं, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं. ये मैं आपकी यादाश्त के लिए थोड़ा सा आपको याद दिलाता चलता हूँ. और मैंने फिर दूसरी बात इन्फिनिटिव्स की थी और फिर पार्टिसिपल्स की बात की थी. ठीक है. उन सभी को हमने बताया कि ये सारे नॉन फाइनाइट हैं. अब जो फाइनाइट वर्ब्स हैं, फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल होते हैं ऐसे जो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है. जैसे द सन सब्जेक्ट आपका राइजेस जो होगा ये V3 में फॉल करेगा और जिसको V2 में फॉल करेगा. जैसे V2 में फॉल किया तो ये फाइनाइट वर्ब है, तो ऑब्वियसली ये एक अलग इंटिटी समझी जाएगी, एक यूनिट ऑफ ग्रामर समझा जाएगा
और जो ये यूनिट होगा ये ऑब्वियसली क्लास समझी जाएगी, ठीक है। अब देखिए चंद और एग्जांपल्स। सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस इंक्लूड आफ्टर द मील। हमने बताया इसको कि ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, क्यों? क्योंकि ये फ्रेज स्टार्ट ही होती है आफ्टर से, ठीक है। और आफ्टर जो वर्ड है ऑब्वियसली ये प्रपोजिशन है। इनके ऊपर हम बात आगे जाके करेंगे। वी वेटिंग, वेयर वेटिंग फॉर द मूवी, ये सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस का सेकंड पार्ट है, कोई भी पार्ट, ठीक है। वेयर वेटिंग फॉर द मूवी। आप कभी ऐसा भी कह सकते हैं, वी वेर वेटिंग फॉर द मूवी, द पीपल वेर वेटिंग फॉर द मूवी, राइट। तो ये जो वेयर वेटिंग फॉर द मूवी वर्ब फ्रेज, ठीक है। आगे देखिए और एक चीज़ जो हमने आपके लिए लिखी है और जो आपको समझनी लाजमी है, तीसरी डेफिनेशन। ये हमने बताया प्रपोजिशनल फ्रेज होती हैं, वर्ब फ्रेजेस होती हैं, ठीक है। एक और चीज़ देखें आप, ए फ्रेज इज़ ए ग्रामेटिकल टर्म referring to a group of words that does not include a subject and a verb। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड नहीं होगा उसको आप बताएंगे कि ये फ्रेज है, ठीक है। जिसमें आपका सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होगा, जिसमें आपका वर्ब से मेरा मतलब है फाइनाइट वर्ब। आई एम टॉकिंग ऑफ V1 V2 एंड V3, उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आफ्टर द मील देखिए आप, आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं है। आफ्टर द मील में आपका वर्ब भी नहीं है, ठीक है। आफ्टर प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, मील जो है ये नाउन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं दे लैक फाइनाइट वर्ब। और ये फ्रेज की और एक डेफिनेशन। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जो आपके लिए समझनी आसान है और जो आपके लिए ज़रूरी भी है, वो है डेफिनेशन नंबर 4। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, ठीक है। विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फ्रेज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक हाफ सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बट दैट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ सेंस, राइट, इज कॉल्ड ए फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल जिसको तो आप ऐसे बताएंगे, इन द कॉर्नर, पहला सेकंड सेंटेंस, इन द बुक इज इन ए कॉर्नर। जिसको आप कहते हैं इन ए कॉर्नर, यू कैन इजीली गेट सम आइडिया कि कुछ कॉर्नर में है। व्हाट इज इन द कॉर्नर यू डोंट नो, राइट। इट मीन्स हाफ सेंस, इट मीन्स इट इज गिविंग यू सेंस बट यू कॉन्ट से इट इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट सेंस, यू अंडरस्टैंड। तो इसको हम कहते हैं फ्रेज। उसका मतलब है आप आपने क्या समझा। अब आपको मैं मुख्तसर अल्फाज में बात समझाता हूँ, ये बात आप जहन में रखेंगे। फ्रेज होती है, पहली बात है इट मस्ट बी डिवाइड ऑफ फाइनाइट वर्ब, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होना चाहिए। आई एम टॉकिंग ऑफ V1 V2 एंड V3, ठीक है। एक तो ये बात आपने जहन में रखनी है। दूसरी बात यह है कि फ्रेज आपके लिए सेंस बनाती है लेकिन पूरी सेंस नहीं बनाती है, हाफ सेंस। सेंस बनाने से मतलब है मीनिंग जो इसकी आ गई वो हाफ मीनिंग देगी, आपको आइडिया मिलेगा, आप गेस कर सकेंगे, लेकिन आपको फुल मीनिंग नहीं मिलेगी। जिसको तो आपको फुल मीनिंग मिलेगी उसको आप क्लॉज बताएंगे या वो सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। आई बिलीव अब अपने बात को पूरी तरीके से समझ लिया। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें सेंस जो है वो हाफ होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी कंप्लीट सेंस, राइट। और दूसरी जो चीज़ आपने जहन में रखनी है, इट मस्ट बी डिवाइड ऑफ फाइनाइट वर्ब। आई एम टॉकिंग ऑफ V1 V2 एंड V3, राइट, ओके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा जो फोकस है आज का वो कुल मिला के नाउन फ्रेज के ऊपर है। हम आज नाउन फ्रेज को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम सेंटेंसेस में नाउन फ्रेज को समझ सकते हैं। अब देखिए, देयर आर नंबर ऑफ सेंटेंसेस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। थिंकिंग अबाउट द ग्रेट थॉट्स precedes गुड एक्शन, ठीक है, precedes गुड एक्शंस। अब देखिए क्या है, व्हेन यू सी फर्स्ट थिंकिंग अबाउट द ग्रेट थॉट्स, ये आपकी फ्रेज है, थिंकिंग अबाउट द गुड ग्रेट थॉट्स, राइट। लेकिन इस चीज़ को आपने जहन में रखना है इस हिसाब से कि आप देखिए थिंकिंग अबाउट द ग्रेट थॉट्स, इसमें V1 V2 एंड V3 वर्ब्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वर्ब्स का मतलब वर्ब फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसका मतलब है ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ डिवाइड ऑफ फाइनाइट वर्ब। दूसरी बात, थिंकिंग अबाउट द ग्रेट थॉट्स, राइट,
you get sense but you can't say it is complete sense, it's considered to be half sense. You understand, ये हाफ सेंस है। फिर आप जिस किताब इसको इस सेंटेंस पूरे सेंटेंस को देखेंगे, प्रोसीड्स आपका इसमें मैन वर्ब है, और जो ये मैन वर्ब है प्रोसीड्स गुड एक्शंस, तो ये प्रोसीड्स जो होगा ये V2 के कैटेगरी में फॉल होगा। तो ऑब्वियसली जो पहला वाला पोर्शन है थिंकिंग अबाउट द ग्रेट थॉट्स, ये आपकी फ्रेज है, ठीक है। लेकिन अब मसला है कौन सी फ्रेज है। फ्रेज ऑब्वियसली नाउन फ्रेज है। क्यों नाउन फ्रेज है? सबसे आसान चीज़ आपने जहन में इस हिसाब से रखनी है कि जिसको तो आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं आपको पता चलता है कि ये सब्जेक्ट की जगह फॉल हुआ है, ठीक है। जिसको तो आप देखते हैं कि इसने सब्जेक्ट की जगह ली हुई है इस स्ट्रक्चर ने, तो ये स्ट्रक्चर इस वजह से नाउन फ्रेज हुआ, ठीक है। थिंकिंग अबाउट द ग्रेट थाट्स। अब अगर जिसको आप इसका मीनिंग पार्ट देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा जो ये अल्फाज यूज़ हुए हैं ग्रेट थाट्स। थाट्स क्या है? ग्रेट एडजेक्टिव है, थॉट्स आपका नाउन है, ठीक है। थिंकिंग अबाउट द ग्रेट थॉट्स जो एंटायर एंटिटी बनेगी ये नाउन फ्रेज बनेगी, ठीक है। अब देखिए चंद और सेंटेंस जहाँ पे आपको बात और क्लियर होने वाली है। जितने सेंटेंसेस आप देखते जाएंगे उतनी आपको बात क्लियर होती जाएगी। चीट्स प्रेफर चीटिंग ऑनेस्ट पीपल ओनली। चीट्स प्रेफर, चीट्स आपका सब्जेक्ट है, प्रेफर आपका मैन वर्ब है, ठीक है। आपका मैन वर्ब जो इस सेंटेंस में है वो प्रेफर है। चीटिंग ऑनेस्ट पीपल ओनली, चीटिंग ऑनेस्ट पीपल ओनली। अब देखिए जो ये स्ट्रक्चर बना ये ऑब्वियसली क्या होगा? नाउन फ्रेज। क्यों? क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट की जगह ले रखी है। सबसे आसान तरीका तो ये है, आपको मैन वर्ब के बाद जो दिखेगा तो ऑब्वियसली ये होगी ऑब्जेक्ट की जगह ले रखी है। और फिर देखिए दूसरी चीज़ आपको कैसे पता चलेगा कि नाउन फ्रेज है, ये समझनी बहुत आसान चीज़ है। इसमें जिसको तो आप पीपल को देखते हैं, लफ्ज़ पीपल को, पीपल क्या है? ऑब्वियसली पीपल ऑब्वियसली नाउन है, ठीक है। ऑनेस्ट आपका क्या है? ऑनेस्ट आपका क्या कहते हैं इसको? एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। और जिसको तो आप इसको देखते हैं चीटिंग ऑनेस्ट पीपल ओनली, ये चीटिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है जो चीज़ आपने जहन में रखनी है, फ्रेजेस में हम नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे वो जिरंड की हालत में हो, चाहे वो इन्फिनिट की हालत में हो, इन्फिनिटी की हालत में हो, चाहे वो पार्टिसिपल्स की हालत में हो। लिहाजा चीटिंग ऑनेस्ट पीपल, चीटिंग ऑनेस्ट पीपल ऑब्वियसली नाउन फ्रेज होगी, ठीक है। आप नाउन के मुतालिक बात कर रहे हैं, जिसको आप नाउन के मुतालिक बात कर रहे हैं ये आपकी अनदर फ्रेज डेवलप हुई। अब देखिए माई ड्रीम टू गेट द नोबेल प्राइज सरप्राइजेज एवरीबडी। माई ड्रीम टू गेट द नोबेल प्राइज सरप्राइजेज एवरीबडी। पहली बात आपने इसमें ये चेक करनी है कि आपका वर्ब कहाँ पे फॉल हो रहा है, ठीक है। वो ऑब्वियसली कहाँ पे फॉल हो रहा है? सरप्राइजेज आपका मैन वर्ब है। जो सरप्राइजेज है ये V2 कैटेगरी का वर्ब है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो माई ड्रीम है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक। माई ड्रीम जो है आपका सब्जेक्ट है, सरप्राइजेज आपका मैन वर्ब है, और फिर एवरीबडी है ना। तो जो रेस्ट बचता है टू गेट द नोबेल प्राइज़। अब देखिए टू गेट द नोबेल प्राइज़ इन्फिनिटी से शुरू हुआ, तो नोबेल प्राइज़ क्या हुआ? नोबेल प्राइज़ ऑब्वियसली होगा नाउन फ्रेज, ठीक। असल में जो फोकल पॉइंट है वो हमारा प्राइज़ है, और उसको आप नोबेल प्राइज़ कहते हैं। इसको हमने एडजेक्टिव लगा के थोड़ा अलावा डिस्क्राइब किया, तो ये जो एंटिटी बनेगी टू गेट द नोबेल प्राइज़ ये नाउन फ्रेज बनेगी। बॉयज़ एंड गर्ल्स जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई सैड फ्रेजेस में हम नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी भी हम लर्न कर रहे हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं उसके ऊपर मैंने बड़ी तफसील के साथ बात की है। जो बच्चे आज इसमें शामिल हो रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दे शुड ट्राई टू सी माई प्रीवियस लेक्चर्स दैट आर बेस्ड ऑन नॉन फाइनाइट वर्ब्स। And I have in detail I have basically discussed what is called participles. I have discussed infinitives, and I have also discussed gerunds, right? Go through them so that you will be able to understand easily what is actually a phrase, right? Now see another sentence 4. She has decided to punish her friends. Now she has decided is basically your man verb, right? मैन वर्ब के
आगे या पीछे आपको फ्रेज इजीली मिल जाएगी. टू पनिश इज इन्फिनेटिव. टू पनिश हर फ्रेंड्स. Friend is obviously noun. That's why it is considered to be one complete entity and is a noun phrase. To punish her friends is basically a noun phrase. You understand? To get the Nobel Prize is a noun phrase. Now see another sentence. The cunning leaders love to cheat people. The cunning leaders, right? The cunning leaders love. Now love is your man verb, and now see, to cheat people. It is considered to be noun phrase. To cheat people. क्योंकि क्या होता है, it begins with infinitive. ठीक है. उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटिव यूज़ होगा तो ऑब्वियसली बनेगा, इसके साथ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सारा फ्रेज होगा. और ऐसे ही जिरंड आप यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, फ्रेज होगा. ठीक है. बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फ्रेज में याद रखनी है, इट इज़ डिवाइड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. इट इज़ डिवाइड ऑफ फाइनाइट वर्ब. इसमें फाइनाइट वर्ब हमें नहीं मिलता है. ये इसमें हम नॉन फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. वॉकिंग इन ओपन एयर. वॉकिंग इन ओपन एयर. एयर आपका नाउन है. ठीक है. वॉकिंग इन ओपन एयर प्रोवाइड्स मी कंफर्ट. प्रोवाइड्स ऑब्वियसली आपका मैन वर्ब है. ठीक है. लिहाजा वॉकिंग इन ओपन एयर इज कंसिडर्ड टू बी नाउन फ्रेज. अब देखिए पार्ट 7. द पुअर बेगर डिसाइडेड नॉट टू बेग एनीमोर. द पुअर बेगर डिसाइडेड नॉट टू बेग एनीमोर. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड टू बेग एनीमोर इज कंसिडर्ड टू बी नाउन फ्रेज. Another structure, try to understand. I prefer such an idea. I prefer such an idea. If you talk of the word prefer, it is your man verb. What is called, अगर इसको फॉल देखा जाए, इसका फॉल कहाँ पे होगा, इट इज़ यूज्ड एज ए बेस वर्ब. prefer V1. I prefer such an idea. Such an idea is considered to be noun phrase, right? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में आपका फ्रेज ढूंढना बहुत ही आसान है. इसमें आपका सब्जेक्ट आय है, हमने अभी बताया, और प्रेफर जो है ये आपका मैन वर्ब है. इट मस्ट बी, फ्रेज मस्ट बी डिवाइड ऑफ दीज टू. ठीक है. सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के बगैर, वट एवर इज लेफ्ट इज कंसिडर्ड फ्रेज. सच एन आइडिया, दैट्स वाई इट इज नाउन फ्रेज. आइडिया नाउन. ठीक है. एंड इसके साथ लगा हुआ आर्टिकल. आर्टिकल हम हमेशा नाउन के साथ ही लगाते हैं. ठीक है. अब देखिए, शी लाइक्स टू चीट एवरी वन. शी लाइक्स, शी आपका सब्जेक्ट, लाइक्स आपका मैन वर्ब. टू चीट एवरी वन इज कंसिडर्ड टू बी नाउन फ्रेज. You understand? It is very easy to understand noun phrase, right? Okay, now see this. Another one. She accepts doing such criminal acts. She accepts doing such criminal acts, right? She accepts. Subject verb combination, which you can't say it is considered to be phrase, right? It is devoid of subject verb combination. Rest, what remains? Doing such criminal acts. It is considered to be your noun phrase. Now see another sentence. Her sister wished to speak to my parent. Her sister wished. Her sister, subject, wished, your man verb. To speak, infinitive से शुरू हुआ. To my parents. To speak to my parents, obviously noun phrase. See another one. To preach such a great thoughts. To preach such great thoughts is a graceful attempt. Is a graceful attempt. To preach such a great thoughts, एक entity, group of words that gives you half sense. To preach such great thoughts, it is half sense, right? And it is used, कहाँ पे यूज हुआ है, सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है. इज ए ग्रेसफुल अटेम्प्ट, इसका जो मैन वर्ब है वो लफ्ज इज है, और दैट इज वर्ड इज. यू अंडरस्टैंड? तो ये सारा जो है, टू प्रीच सच ए ग्रेट थॉट्स. टू प्रीच आपका इन्फिनिटिव केस है, और जिसको आप सारे को देखेंगे, टू प्रीच सच ए ग्रेट थॉट्स एक एंटिटी समझा जाएगा. ये आपकी सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, तभी ये नाउन फ्रेज है. ठीक है. और इज़ ए ग्रेसफुल अटेम्प्ट, ऑब्वियसली ये जो है इसका मैन वर्ब है. ठीक है. तभी हमने जो है हाईलाइट किया हुआ, टू प्रीच सच ए ग्रेट थॉट्स इज कंसिडर्ड टू बी नाउन फ्रेज. अनदर सेंटेंस. To preach a fool is not easy. To preach a fool. Again, see, to preach a fool. When you say to preach a fool is a phrase,
एंड इज ऑब्वियसली अ नाउन फ्रेज। आपके पास जो मैन फोकस है वो दैट फूल के ऊपर है, और मैंने अभी आपको बताया कि जिसके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं वो नाउन होता है। टू प्रीच ए फूल, फूल नाउन है, ठीक है। टू प्रीच आपका इन्फिनिटिव केस है, इज नॉट इजी, इज नॉट इजी, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, नाउन फ्रेज, टू प्रीच ए फूल। नाउ सी 14th सेंटेंस, शी डिनाइज क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। She denies subject verb combination. You can't say it is, phrase. Creating any problem. Obviously जो होगा creating any problem. It is noun phrase. Problem जो है, problem आपका subject है, problem आपका noun है, और any जो है determiner यूज़ हुआ है, right? तो ये जो creating any problem होगा ये noun phrase होगा, ठीक है। अब देखो another one. We enjoy singing sad songs. Sad songs. सैड आपका एडजेक्टिव है, सॉन्ग्स आपका नाउन है। व्हेन यू से वी एंजॉय, वी आपका सब्जेक्ट, एंजॉय आपका वर्ब, मैन वर्ब। सिंगिंग सैड सॉन्ग्स, तो ये जो कॉम्बिनेशन रहेगी सिंगिंग सैड सॉन्ग्स, जो कि क्या गा रही है, सैड सॉन्ग्स, ऑब्वियसली ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। इंजॉय आपका इसमें मैन वर्ब यूज़ हुआ है, और ये जो इंजॉय है इट कम्स अंडर V1 कैटेगरी, ओके। Early to rise is a good habit. Early to rise. Now see this. Is a good habit. Is आपका मैन वर्ब है, ए गुड हैबिट फिर यूज़ हुआ है, चूँकि ये कम्बिनेशन जो है ना, गुड गुड एडजेक्टिव है, हैबिट आपका नाउन है ऑब्वियसली। लेकिन हमारे पास जो मामला है वो ये है कि इज़ ए गुड हैबिट हमारी फ्रेज नहीं हो सकती है। क्यों? इसमें आपका मैन वर्ब यूज़ हुआ है। ये इज़ जो है ये आपकी V2 कैटेगरी वाला वर्ब है, जिसके ऊपर हमने बात पहले करी है जब मैंने आपको बताया था कि ये प्राइमरी वर्ब है, ठीक है, ओके। अब जो रहा अर्ली टू राइज, ऑब्वियसली आपकी नाउन फ्रेज है। अब देखिए प्रॉमिस टू स्माइल अगेन, प्रॉमिस टू स्माइल अगेन, टू स्माइल अगेन इज नाउन फ्रेज, टू स्माइल अगेन इज नाउन फ्रेज, राइट। टू स्माइल अगेन इस वजह से नाउन फ्रेज है क्योंकि ये इन्फिनिटी से शुरू हुआ है, ठीक है। इन्फिनिटी वाला केस ऑब्वियसली क्या होता है, मैंने इसके ऊपर बात करी है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं जिस स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं ये सारी फ्रेजेस हैं, ठीक है। शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फैक्ट, शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फैक्ट, टू एक्सेप्ट द फैक्ट जो होगा नाउन फ्रेज। शी रिफ्यूजेज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ओके। नाउ सी अनदर सेंटेंस, Miss Newbold denies stealing the ornament. Miss Newbold denies, denies is your main verb. Miss Newbold is subject. Whatever remains stealing the ornament is considered to be noun phrase. Stealing the ornaments. To sing such melodious songs is graceful. Your main verb is actually, ठीक है। Graceful आपका complement है sentence में, and if you see the entire structure, to sing such a melodious songs, to sing से शुरू हुआ, infinity से शुरू हुआ, तो ये noun phrase है, to sing such melodious song, right, melodious song, melodious आपका adjective यहाँ पे use हुआ है, और song आपका noun है, that's what is considered to be noun phrase. See another one, she desires to create a history. Now when you say she desires, she is subject, desires is your main verb. टू क्रिएट ए हिस्ट्री, टू क्रिएट आपका इन्फिनिटिव केस है, राइट, जिसको आप फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। ए हिस्ट्री, ए हिस्ट्री ऑब्वियसली नाउन, राइट, हिस्ट्री नाउन, ए आर्टिकल, तो ये टू क्रिएट ए हिस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स यू हाफ सेंस and that is devoid of finite verb. See another sentence, crows prefer stealing sweet bread. Crows prefer, crows subject, prefer your man verb, subject verb combination को छोड़ दीजिए। stealing sweet bread is obviously considered to be your noun phrase. Okay, now certain sentences for you, I will read it for you and you will have to understand on your own, and you have to locate कि कहाँ से आपके noun phrases इसमें यूज़ हुए हैं, right? They wish to create history in the world of language. They wish to create history in the world of a language, right?
तो आपने इसमें ढूंढना है नाउन फ्रेज। टू थिंक बेटर एंड ब्राइटर इज़ योर ड्यूटी। टू थिंक बेटर एंड ब्राइटर इज़ योर ड्यूटी। ओके। टू वर्क फॉर a country is worship to God. To work for a country is worship to God. Thinking about God makes. Thinking about God makes me. Thinking about God makes me omnipotent. God makes me omnipotent. Praying in the morning. Praying in the morning is very much essential part of life. Praying in the morning is very much essential part of life, right? ये आपके लिए सेंटेंस पाँच हैं. What you have to do, you have to locate what is called noun phrases from them. You have to pick out noun phrase out of them, right? Okay, students, I am leaving you here. We'll meet you in the next lecture, day after tomorrow, possibly. Okay, may God bless you.